बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिसिटी, solubility and stability of alkali and alkaline earth metals compounds. Very important lecture, and this lecture is dedicated to the students of क्रेसेंट मॉडल शादमान कॉलेज लाहौर। और ये ऑर्डर था फिजिक्स डिपार्टमेंट क्रेसेंट कॉलेज, प्रोफेसर शिरोज साहब एंड प्रोफेसर नाजिम साहब। फिजिक्स डिपार्टमेंट के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिग नेम है फिजिक्स में उनका। ये उनका हुक्म था कि सर इस टॉपिक पे बात करें। तो बच्चों आइए जी, मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। हम इनके कौन से कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दोनों के ऑक्साइड्स की, हाइड्रो ऑक्साइड्स की, इनके नाइट्रेट्स की, इनके कार्बोनेट्स की और इनके सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स को M2O लिखा है जनरल फॉर्म में। रीजन ये होती है कि ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इनकी +1 वैलेंसी चल रही होती है, ऑक्सीजन की -2 है। तो फॉर एग्जांपल लिथियम +1, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव लिथियम के नीचे और इसका +1 ऑक्सीजन के नीचे। तो क्या बना Li2O, Na2O, KO2, RbO2, CSO2, इसीलिए मैंने M2O लिख दिया है इनको। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर इनके हम हाइड्रोक्साइड डिस्कस करेंगे, MOH यानी कि KO, LiOH, NaOH, KOH हो सकता है। इनके नाइट्रेट डिस्कस करेंगे, इनके कार्बोनेट्स, इनके सल्फेट्स। सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और इनके सल्फेट्स। ठीक है बच्चों इनकी हमने सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस करनी है और इनकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस करनी है। लेकिन साथ साथ जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, इनकी हमने बेसिसिटी भी डिस्कस करनी है अप टू डाउन ग्रुप में। तो कैसे पता चलेगा इनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी का। बच्चों पहला गिफ्ट मेरा वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट चलेगा ये। ठीक है, यहां हम याद रख लें आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉट कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए और फार्मूला होता है। ठीक है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो डायरेक्ट रिलेशन में आती है बाइंडिंग एनर्जी में। ये हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस में जाके बोलेंगे। फिलहाल यहाँ आयनिक कंपाउंड, ये कुछ सॉल्ट्स हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो बच्चों हमने इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस करनी है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिस्कस करनी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी याद रख लें बच्चों, वो डेल-H लेटस के इनवर्स रिलेशन में आएगी। ठीक है, ये मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी इनकी होगी वो डेल-H लेटस के इनवर्स रिलेशन में आएगी। डेल-H लेटस कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। ये बात ज़हन में रख लें। क्यों डेल-H लेटस क्यों बोला है भाई, आयनिक कंपाउंड्स हैं और इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है जिसको डेल-H लेटस का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे पता चलेगा फिर इनकी। अच्छा ये बात अब क्लियर हो गई, माइंड में रख लें जी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल्स की सॉल्युबिलिटी वो डेल-H लेटस के इनवर्स रिलेशन में आएगी। डेल-H लेटस कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब थर्मल स्टेबिलिटी देखिए, इसके लिए 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं। पहला फार्मूला, अगर तो मोनोएटॉमिक कैटाइंस और मोनोएटॉमिक एनाइन हो, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मोनोएटॉमिक कैटाइंस हैं और मोनोएटॉमिक एनाइंस हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन -2, इस पर देखें जी +1, ये भी मोनोएटॉमिक, ये भी मोनोएटॉमिक। सिमिलरली ये भी मोनोएटॉमिक, ये भी मोनोएटॉमिक।
लेकिन जो बाकी हैं इनके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, इसमें जो एनाइन है वो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, ये मोनोएटॉमिक एनाइन नहीं है। NO3 चेक कर लीजिए, नाइट्रेट नेगेटिव वन, इसमें एक नाइट्रोजन एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बोनेट देख लो CO3 2 नेगेटिव, एक कार्बन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन, ये मोनोएटॉमिक एनाइन नहीं है। मोनोएटॉमिक एनाइन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स में चल रहे हैं। तो बच्चों अगर हमने इनकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है मोनोएटॉमिक कैटाइंस और एनाइंस की, जस्ट लाइक अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड, उसके लिए फार्मूला है थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एच लेटस, ठीक है जी। जितनी डेल एच लेटस ज्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी भी उनकी ज्यादा होगी, जितनी डेल एच लेटस कम होगी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। याद रख लें सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी जी, सॉल्युबिलिटी डेल एच लेटस पे डिपेंड करेगी। डेल एच लेटस कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और जो थर्मल स्टेबिलिटी है मोनोएटॉमिक कैटाइंस की वो डायरेक्ट रिलेशन में आएगी डेल एच लेटस के, और डेल एच लेटस होता है प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो। लेकिन ये मैंने लिखा है मोनोएटॉमिक कैटाइंस एंड पॉलीएटॉमिक एनाइन। अगर एनाइन पॉलीएटॉमिक हो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो फिर इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डेल एच लेटस के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होगी, वो होगी पोलराइजिंग पावर के इनवर्स रिलेशन में। पोलराइजिंग पावर के बच्चों इनवर्स रिलेशन में होगी। तो ये चीजें ज़हन में रखनी है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं, हम चेक कर लेते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्साइड्स की, ठीक है जी। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देख लेते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी भी देख लेते हैं। चलिए पहले इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सॉल्युबिलिटी है डेल एच लेटस के इनवर्स रिलेशन में, और डेल एच लेटस होता क्या है, चार्ज टू साइज रेशो। तो बच्चों अप टू डाउन जब हम आएंगे इनके ऑक्साइड्स में तो साइज तो बढ़ता जाता है। अगर साइज बढ़ता जाता है तो डेल एच लेटस कम होती जाती है। तो फिर इनके ऑक्साइड्स की, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स की अप टू डाउन सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये मैंने इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखा है, ये वाला अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि which one is more soluble among alkali metals oxide, तो सीजियम ऑक्साइड इज मोर soluble। यहां अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम ऑक्साइड इज मोर soluble। लीस्ट क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड। यहां लीस्ट किसकी सॉल्युबिलिटी है, लिथियम ऑक्साइड, ये इनकी सॉल्युबिलिटी है। अच्छा इनकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में स्टेबिलिटी का, इनकी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करता बट हम करेंगे। अच्छा इनकी स्टेबिलिटी, ये तो मोनोएटॉमिक कैटाइंस एंड मोनोएटॉमिक एनाइंस है ना इनमें, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डेल एच लेटस के डायरेक्ट रिलेशन में आती है। अप टू डाउन आपने क्या देखा, डेल एच लेटस कम हो रही है। इनकी ही ऑक्साइड्स की, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड की अप टू डाउन डेल एच लेटस क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर क्यों कम हो रही है, साइज बढ़ता जाता है। अगर कम हो रही है अप टू डाउन डेल एच लेटस, तो फिर डेल एच लेटस जो है ये तो थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्ट रिलेशन में है फॉर मोनोएटॉमिक कैटाइंस एंड एनाइंस। इन द केस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड इट मीन अप टू डाउन इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है बच्चों, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का मैं ऑर्डर लिख देता हूं। ये है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का, ये ऑर्डर है बच्चों, ये ऑर्डर मैंने लिखा है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का। ये है बच्चों इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहां पर भी मैं लिख देता हूं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। ये है बच्चों इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, ये ज़हन में रख लो। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और उनकी स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर चल रहा है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। मैं एक ही बात करूंगा यहां पर,
ये ऑक्साइड्स को मैंने डिस्कस कर लिया जी, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस कर ली, इनकी स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर ली। क्या रिजल्ट निकला? अप टू डाउन सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्यों? डेल एच लेटेस्ट कम होती जा रही है, लेकिन अप टू डाउन स्टेबिलिटी इनकी कम होती जा रही है। अप टू डाउन क्यों सर? डेल एच लेटेस्ट कम होती जा रही है, डेल एच लेटेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल स्टेबिलिटी। किसकी थर्मल स्टेबिलिटी? मोनोएटॉमिक कैटायंस और मोनोएटॉमिक एनाइन। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं ये मोनोएटॉमिक कैटायंस और मोनोएटॉमिक एनाइंस पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों गौर से देखिए जी, तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं जी। अब हम आते हैं जी इनके हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट। यहां गौर से सुनने वाली बातें। अब हमने ऑक्साइड को डिस्कस कर लिया है, अब हाइड्रोक्साइड्स इन दोनों के नाइट्रेट्स, इन दोनों के कार्बोनेट्स, इन दोनों के सल्फेट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों एक पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, ये देखिए जी इनका ऑर्डर और लिखा है मैंने। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, इनके अलावा अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स और इनके नाइट्रेट्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात रिपीट करता हूं, ऑक्साइड को डिस्कस कर लिया है हमने इलादा, ठीक है। अब हम आते हैं इनके हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो याद रख ले अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट नहीं, इनको निकाल के इनके हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स और इनके हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट, इनकी जो है थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों अप टू डाउन बढ़ती है, लेकिन इसके कार्बोनेट्स की, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं, इनकी कम होती है। ये रीजन बताता हूं आपको क्यों। अच्छा इनकी क्यों बढ़ती है हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की? रीजन क्या है सर? ये पॉली एटॉमिक एनाइन, OH -1, दो एलिमेंट हैं पॉली एटॉमिक, NO3 पॉली एटॉमिक एनाइन, CO3 पॉली एटॉमिक एनाइन, SO4 2 नेगेटिव पॉली एटॉमिक एनाइन। अगर पॉली एटॉमिक एनाइन है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों पोलराइजिंग पावर के इनवर्स रिलेशन में आएगी। याद रख ले पॉली एटॉमिक एनाइंस अगर हो किसी सॉल्ट में, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर के इनवर्स रिलेशन में आएगी। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो। ठीक है बच्चों। अच्छा इसका मतलब है साइज अप टू डाउन है, बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है, चार्ज डेंसिटी कम हो तो पोलराइजिंग पावर भी कम होती जाती है, और पोलराइजिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके ऑक्साइड्स दोनों के, इन दोनों के नाइट्रेट्स और अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स नहीं, इनके अलावा ये जो आप हाइड्रोक्साइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, और इनके हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है जी, इनके क्या है बच्चों? नाइट्रेट्स और इनके कार्बोनेट्स और इनके सल्फेट्स अप टू डाउन आए, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके अलावा बाकी जो है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन आए तो बढ़ती जाती है। क्यों सर? अप टू पॉली एटॉमिक एनाइन है, अप टू डाउन साइज बढ़ता जाता है। अगर साइज बढ़ता जाता है तो क्या होता है सर? चार्ज डेंसिटी कम होती जाती है, और चार्ज डेंसिटी अगर कम हो तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट रिलेशन में है सर, पोलराइजिंग पावर भी कम होती जाती है, और पोलराइजिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्स रिलेशन में है। अगर पोलराइजिंग पावर कम हो तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाती है। अच्छा तो फिर इनको क्या मसला है? ये क्या खेल है? अभी हमने रिजल्ट क्या निकाला कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं,
इनके नाइट्रेट्स हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट को निकाल के अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट, ठीक है, इसको इंक्लूड करें। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन बढ़ती है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है जी। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं, इनकी बच्चों अप टू डाउन आए तो इनकी क्या होती जाती है, सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाती है, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। दोनों इनकी बच्चों क्या होती जाती है जी, कम होती जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो रही है, तो अब सुनने वाली बातें हैं। यहां मैं आंसर दे रहा हूं कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स आएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। आप कहेंगे सर इनकी तो बढ़ रही है, हालांकि अप टू डाउन आए तो डेल एच लेटस तो कम हो रही है। लेकिन अब और से सुनने वाली बातें हैं, डेल एच लेटस तो कम हो रही है, लेकिन इनके कार्बोनेट्स और सल्फेट की हाइड्रेशन इंथैल्पी रैपिडली डिक्रीज होती है। ये ज़हन में रख लें, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है कि जब 1 मोल गैसियस आयन वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड करते हैं, अट्रैक्शन होती है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। लेटेस्ट एनर्जी भी इनकी कम होती है कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की अप टू डाउन, लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो रैपिडली डिक्रीज होती है। और आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सर इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रैपिडली डिक्रीज होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की लेटेस्ट एनर्जी रैपिडली डिक्रीज नहीं होती, और जो सॉल्युबिलिटी है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्ट रिलेशन में आती है। तो अगर इनकी रैपिडली डिक्रीज हो रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी सॉल्युबिलिटी की डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इसका मतलब है फिर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की? तो यहां पर बच्चों आपने आंसर देना है ड्यू टू कंपेरेबल साइजेस ऑफ कैटायंस और एनायन। तकरीबन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं और इनके सल्फेट्स हैं, अप टू डाउन है, सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है इसकी? ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए कम हो रही है कि यहाँ पर इनके कैटायंस और एनायंस के कंपेरेबल साइजेस आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स में, इसीलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो रही है। क्लियर बच्चों? ये फार्मूले सारे क्लियर हो गए जी। अब कोई भी अगर ऑर्डर आ जाए तो आप बता सकते हैं। अब बच्चों आते हैं जी इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकालेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखिए, जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं बच्चों, यहां पर हर ऑप्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जितने भी ऑप्शन हैं यकीन जानिए हर ऑप्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं जी। लो भी बच्चों, सबसे पहले आपने क्या कहा, सर अल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं देख लो, ये ऑर्डर है, सॉल्युबिलिटी इनकी अप टू डाउन बढ़ती है, तो ठीक है बढ़ेगी। अच्छा क्यों बढ़ेगी सर? डेल एच लेटेस्ट कम होती है जी। अच्छा पहले तो देख लेते हैं कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाती हैं। याद रख लें बच्चों, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, सोडियम नॉर्मल भी बनाती है, और पर ऑक्साइड भी बनाती है। नॉर्मल Na2O और पर ऑक्साइड Na2O2। अब पता चला मैंने Na2O2 क्यों लिखा हुआ है। सोडियम, ये एंटीटेस्ट की एमसीक्यू बोल रहा हूं, नॉर्मल भी बनाती है, पर भी बनाती है। लिथियम नॉर्मल बनाएगी, सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी, पर ऑक्साइड भी। ये तीनों जो हैं पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगी? सुपर ऑक्साइड। KO2 हो सकता है, RbO2 हो सकता है, CSO2 हो सकता है, ये सुपर ऑक्साइड। इसी तरह बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं बच्चों। ये तमाम नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये तमाम क्या बनाएंगे? नॉर्मल। लेकिन जो बेरियम है, ये भी एंटीटेस्ट के एमसीक्यू बोल रहा हूं, बेरियम जो है ये पर ऑक्साइड भी बनाती है। अपॉन हीटिंग उसका फार्मूला होगा BaO2। उसका क्या फार्मूला होगा बच्चों? BaO2। लो भी बच्चों, मेरा ऑप्शन ये है, तीन ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन Li2O को वाटर में डाला, बीटा Na2O को वाटर में, चार्ली Na2O2, इट्स अ पेरोक्साइड ऑफ सोडियम। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ऑन डिसॉल्विंग इन H2O, कि ये जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, इनको आपने वाटर में डाला है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो O2 रिलीज करता है? तो ये आपके सामने है बच्चों, Na2O2, ये O2 रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों? O2 रिलीज करता है। तो ये हमारा ऑप्शन बना। डिसॉल्व तो सारे हैं इनके ऑक्साइड, सारे इनके जो ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड बच्चों, ये सॉल्युबल हैं। ठीक है जी, तो यहां पर ये हमारा ऑप्शन आया O2। अच्छा, ये भी LiOH बेस ही है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब मैं आपसे कहता हूं, ये LiOH ये ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, ये NaOH, याद रख लो। इनके जो बेस है ना, बेस, उनको अल्कली कहते हैं। अब बेस और अल्कली में क्या फर्क हुआ? वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। इनके तमाम बेसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए ये इनको अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अल्कली। तो अब रिजल्ट मैं कहता हूं LiOH से स्ट्रॉन्गर अल्कली है या NaOH या KOH? सर KOH है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर अल्कली है। क्यों सर? अप टू डाउन बेसिसिटी बढ़ती है। अप टू डाउन क्या है? मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल Li2O, ये मोर बेसिक है या CSO2? सर CSO2 मोर बेसिक है। अब मैं कहता हूं BeO मोर बेसिक है या BaO? सर BaO जो है ये मोर बेसिक है। तो ये जो है बच्चों NaOH is more basic as compared to LiOH and KOH is more basic as compared to NaOH। ये बातें अब आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल, ये अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड हैं सारे Na2O, इसका वाटर से मैंने रिएक्शन कराया है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? अच्छा, ये रिडॉक्स क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है जी। चेक कर लेते हैं। यहां पर बच्चों देखो जी, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। सोडियम की +1, इधर भी +1, वाटर में OH है मौजूद नेगेटिव, और इधर भी नेगेटिव, कोई चेंज नहीं हुई। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। अगर होगी तो फिर रिडॉक्स बनेगा। याद रख ले, रिडॉक्स कैसे बनता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इनको मिलाएं तो बच्चों क्या बनता है? रिडॉक्स। सर ये रिडॉक्स तो नहीं है। अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड जब वाटर में डालते हैं तो रिडॉक्स तो नहीं है। क्यों सर? ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही। तो फिर है क्या? अब होता ये है बेटे, ये जो ऑक्साइड्स है बेसिकली ये Na2O है, ये यहां से ऑक्साइड आया, इसने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। और आप ब्रोंस्टेड लॉरे कंसेप्ट पढ़ के आए हुए हैं मैट्रिक में। ये स्पीशी प्रोटॉन ले रही है O-2 वाटर से, तो ये फिर बेस बना, और ये जो दे रहा है वाटर प्रोटॉन, ये एसिड बना। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये एक और इस MCQs में से शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या है बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन है, जो अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स के वाटर के साथ जो रिएक्शन है, नॉट अ रिडॉक्स, एसिड बेस रिएक्शन मैंने लिखा है यहां पर। ठीक है जी, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये देखिए बच्चों, एक और यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन है, KO2 पोटाशियम ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है बच्चों। ये स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं या माउंटेनर्स जो बुलंदी पे लोग जाते हैं, वो ऑक्सीजन लेने के लिए पोटाशियम के सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, जो कि K2CO3 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। K2CO3 और किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? O2। यहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। लो बच्चों, नेक्स्ट देखिए जी, एक और इंपॉर्टेंट, ये 8 ऑप्शन आपके सामने हैं। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, ये सारे 8 ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन में एक शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा। अच्छा, इसमें मैंने बच्चों लिथियम के हाइड्रोक्साइड, लिथियम के कार्बोनेट्स और लिथियम के नाइट्रेट्स, लिथियम का तल्लक फर्स्ट ए ग्रुप से, वो लिए हैं, और 7 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स लिए हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस प्योर ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग? ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो हीट करने पर प्योर ऑक्सीजन रिलीज करता है? ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इनको याद रखने के लिए ना बच्चे, एक गिफ्ट आपके सामने है, अब गौर से देख लो। मैंने लिखा है MnO3 टेकन 2 टाइम्स,
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स। नीचे मैंने लिखा है यहां पर लिथियम नाइट्रेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट। तो सुन लो बच्चों, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को या लिथियम नाइट्रेट्स को हीट करेंगे, दो चीजें तो मस्ट बनेगी, एक NO2 और साथ और। मैं रिपीट करता हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स और लिथियम नाइट्रेट्स, इनको हीट करेंगे, दो चीजें तो मस्ट बनेगी, एक NO2 और साथ क्या है, O2। दूसरा देखें जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स और लिथियम का हाइड्रोक्साइड, इनको हीट करेंगे, एक चीज तो मस्ट बनेगी, H2O। दूसरी कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, इनको हीट करेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स और लिथियम का हाइड्रोक्साइड, तो सर एक चीज तो मस्ट बनेगी, H2O। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्वेश्चन ये चल रहा है मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस प्योर ऑक्सीजन। अल्कलाइन, ये तो गिफ्ट चल रहा है जी, ये वाला जो है बच्चों, ये गिफ्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट है जी। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और लिथियम का कार्बोनेट्स, इनको हीट करेंगे सर, दो चीजें तो मस्ट बनेगी, H2O और CO2। तीसरी कौन सी है वो देख लेते हैं। अब ये बातें ज़हन में रखनी है जो मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। लो भाई, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करें सर, देखें वाटर तो मस्ट बनेगा, बन गया वाटर, बाकी क्या चीज बचेगी, ये अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये अपने, यहां पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, कौन सा रेस्पेक्टिव ऑक्साइड है बच्चों, LiOH था, Li2O में ये चेंज हो चुका है, ये है इसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। फायदा क्या हुआ है इसको, सर ये ज्यादा स्टेबल है Li2O, ये कम स्टेबल है, रीजन क्या है सर, ये मोनोएटॉमिक कैटाइन और एनाइन है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डेल्टा लेटेस्ट के डायरेक्ट रिलेशन में आती है, ये ज्यादा स्टेबल है। और यहां लिथियम इसके साथ पॉलीएटॉमिक एनाइन है, ठीक है, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ये लीस्ट स्टेबल है, ये मैक्स स्टेबल है Li2O, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो LiOH को हीट किया सर, वाटर बनेगा, साथ रेस्पेक्टिव ऑक्साइड Li2O। नेक्स्ट देखो, Li2CO3 को मैंने हीट किया है सर, दो चीजें तो कंफर्म बनेंगी जी, Li2CO3 क्या क्या बनेगा हमारे पास, सॉरी Li2CO3 अगर आप इसको हीट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा जी CO2, हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, CO2, हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है जी, हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स और लिथियम के कार्बोनेट्स, इनको हीट करेंगे सर, CO2 तो बनेगा मस्त, ये देखो ये CO2 मैंने बना दिया, बाकी क्या है, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कौन सा, Li2O में चेंज हो गया। लिथियम नाइट्रेट, लिथियम का नाइट्रेट, इसको हीट करें सर, दो चीजें तो मस्ट बनेगी, NO2 बनेगा और साथ क्या है, O2, और साथ क्या है बच्चों, O2, और साथ क्या है, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड Li2O। सर सोडियम का नाइट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां मैंने सोडियम का कोई नाइट्रेट नहीं लिखा, मैंने तो लिथियम का नाइट्रेट और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स लिखे हुए हैं। याद रख लो, फर्स्ट ए ग्रुप में सिर्फ लिथियम नाइट्रेट्स जो है वो हीट करने पर किस में चेंज होता है, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड साथ NO2 में चेंज होता है। इसके अलावा लिथियम नाइट्रेट के अलावा जो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट्स हैं वो हीट करने पर वो नाइट्राइट में चेंज होते हैं। ये भी फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सोडियम नाइट्रेट, ये देख लो, लिथियम नाइट्रेट लिथियम ऑक्साइड में, सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट में चेंज हो चुका है। ये आपने कहां पढ़ा है, सोडियम नाइट्राइट, बच्चों याद पढ़ेंगे चैप्टर 4 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडियम नाइट्राइट। NO2 का रिएक्शन चेक कीजिए जाके NaOH के साथ, तो वहां सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्रेट, गिफ्ट आपके सामने है सर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाइट्रेट से क्या बनेगा सर, NO2 बना, O2 बना, साथ क्या है, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट रेस्पेक्टिव ऑक्साइड MgO में कन्वर्ट,
कैल्शियम नाइट्रेट, सर देख ले NO2 बनेगा, O2 बना वो मैंने लिख दिया है, बाकी क्या चीज रेस्पेक्टिव ऑक्साइड CaO MgOH टेकन 2 टाइम, इसको हीट करें सर वाटर तो बनेगा, वाटर बनेगा, यहां पर भी वाटर बना है लिथियम ऑक्साइड में, लिथियम हाइड्रोक्साइड में भी वाटर बना, यहां पर भी वाटर, साथ क्या है रेस्पेक्टिव ऑक्साइड, यहां पर भी देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करें सर वाटर बना, साथ इसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। अच्छा रिजल्ट क्या निकला, ये चीजें याद रखें कि सर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को, हाइड्रोक्साइड्स को और कार्बोनेट्स को हीट करें तो हीट करने पर ये किस में चेंज हो जाते हैं रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में, लेकिन अगर नाइट्रेट को हीट करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को तो साथ NO2 और O2 भी बनेगा, इनके हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो जस्ट H2O और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड तो दोनों केसेस में बन रहे हैं, नाइट्रेट्स में भी और हाइड्रोक्साइड्स में, लेकिन सर इसके साथ फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम हाइड्रोक्साइड को, लिथियम के कार्बोनेट्स को, लिथियम के नाइट्रेट्स को, इनको हीट करें फिर भी रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेगा। हाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें साथ वाटर, लिथियम कार्बोनेट को हीट करें साथ CO2 बनेगी, लिथियम नाइट्रेट को हीट करें Li2O के साथ NO2 और O2 बनेगा। लेकिन सर फर्स्ट ए ग्रुप के जो बाकी नाइट्रेट्स हैं उनको हीट करें तो हीट करने पर वो रेस्पेक्टिव ऑक्साइड नहीं नाइट्राइट में चेंज होते हैं। अब देखो ये कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑन लिथियम कार्बोनेट, ऑन लिथियम नाइट्रेट, ऑन सोडियम नाइट्रेट, ऑन मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऑन कैल्शियम नाइट्रेट, ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अच्छा यहां एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड है ना, ये डिकम्पोज होके ऑक्साइड में चेंज हो रहे हैं। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं ये कम? यस सर ऐसा। तो बच्चों ये क्या रीजन है? MgOH टेकन 2 टाइम टूट के MgO में, CaOH टेकन 2 टाइम CaO में कन्वर्ट हो चुका है। सर ये जो इनके ऑक्साइड है ना ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड। क्यों? रीजन क्या है? सर एक तो इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम है हाइड्रोक्साइड्स की, इनकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, ठीक है जी, इनमें आयनिक करैक्टर भी ज्यादा हो चुका है जी। ये बातें अब आपने ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब ये ऑक्साइड में चेंज हो चुके हैं। Gain in electrostatic forces of attractions are greater in oxides as compared to the hydroxides of magnesium and calcium। तो याद रख लो अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड टूट के ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज होके ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट बच्चों एक और MCQ है। मैंने यहाँ पे बेरिलियम कार्बोनेट लिखा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट प्रोड्यूसेस एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑन डिकम्पोजिशन? के कौन सा कार्बोनेट ऐसा है इनमें, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में, जो डिकम्पोज होने के बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? तो याद रख लो इनमें बेरिलियम कार्बोनेट। इनमें क्या है बच्चों? बेरिलियम कार्बोनेट। एक बात तो तय हो चुकी है, क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं इनकी स्टेबिलिटी भी अप टू डाउन कम हो रही है और इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये मोर स्टेबल है बेरिलियम कार्बोनेट। इसको हीट करेंगे तो ज्यादा हीट, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, फिर ये BeO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, BeO। MgO एम्फोटेरिक नहीं, CaO एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा गिफ्ट तो वही चल रहा है, देख लो बच्चों। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट जब हीट करेंगे CO2 बनेंगे, CO2 साथ रेस्पेक्टिव ऑक्साइड BeO, MgO एंड CaO, ठीक है। अब एक और यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई बेरिलियम ऑक्साइड एक्ट एज एन एम्फोटेरिक, कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पर काम करता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे एज अ बेस, जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे एज एन एसिड आएंगे, एज एन एसिड। यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ ये क्या है बच्चों? बेस, ये एसिड है बेरिलियम सल्फेट और H2O।
ये BeONaOH के साथ, ये तो बेस है, यहाँ एज एन एसिड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा Na2BeO2 प्लस H2O, इसे कहते हैं सोडियम ब्रीलेट। इसे क्या कहते हैं? सोडियम ब्रीलेट। तो ये बच्चों था कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एज अ बेस आएगा, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा एज एन एसिड। ठीक है, यही एक और शॉर्ट क्वेश्चन बोल देता हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑक्साइड में चेक कर लेना, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। ठीक है बच्चों, तो एक और यहीं से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, बेरिलियम सेकंड ए ग्रुप में ऐसी मेटल्स है बेरिलियम, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगी उस वक्त ये H2 रिलीज कर देगी, उस वक्त ये क्या है बच्चों? H2 रिलीज कर देगी। कुछ मेटल होती हैं जिनको आप एम्फोटेरिक मेटल का नाम देते हैं, जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके H2 रिलीज करती हैं, वो एम्फोटेरिक मेटल है। तो बेरिलियम, जस्ट बेरिलियम जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगी Na2BeO2 तो बनेगा, साथ H2O नहीं H2 बनेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेकंड ए ग्रुप में जो बेरिलियम है सिर्फ वो जब रिएक्शन बेस के साथ करती है तो सोडियम ब्रीलेट और साथ H2 बनाती है, बेरिलियम ऑक्साइड नहीं, सिर्फ बेरिलियम। अच्छा बच्चों, यहां पर एक और बात है, एक तो BeO साथ MgO साथ CaO। अब गौर से देखें, मैंने कहा है कि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल। याद रख लो बच्चों, बेरिलियम ऑक्साइड तो इनसॉल्युबल है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने वाटर में डाला, ये किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaO को वाटर में डाला, किस में चेंज हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहीं से और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है। मैं कहता हूं ये क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? सर, सस्पेंशन ऑफ MgOH टेकन 2 टाइम, इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच इज यूज्ड टू डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ स्टमक। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, CaO को क्या कहते हैं? याद रख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हीट किया जाए CaO में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लाइम कहा जाता है। CaO को जब इसको वाटर में डालेंगे ये शर्म से पानी पानी हो जाएगा, इसको पानी में डालेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। CaOH टेकन 2 टाइम बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने 2 नाम दिए हैं, मिल्क ऑफ लाइम एंड लाइम वाटर। फार्मूला एक ही है, फिर दोनों में फर्क क्या है? सर, सस्पेंशन ऑफ CaOH taken 2 times, it is called milk of lime, which is used for whitewash, and saturated solution of CaOH taken 2 times, it is called lime water, which is used to test the CO2। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो कि CO2 मौजूद है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालें, तो ये CO2 अगर होगी तो उसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, पूछा जा सकता है इसमें से कि बताओ कि ये जस्टिफाई करो कि ये एम्फोटेरिक है जी, बिल्कुल। हीट का क्या इफेक्ट है, पूछा जा सकता है जी। अच्छा, एक और बच्चों यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एन अल्कली, अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होता है। क्यों? इसको वाटर में डालें, 2 चीजें बनी, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक H2CO3। स्ट्रॉन्गर बेस बना है, वीकर एसिड बना है, अल्कली ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है H2CO3, तो ओवरऑल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, अभी मैंने मुख्तलिफ नाम बोले हैं जी, किसी जगह मैं मिल्क ऑफ लाइम कह रहा हूं, किसी जगह मैं लाइम वाटर का नाम दे रहा हूं, किसी जगह लाइम कह रहा हूं। अब कुछ बातें और से सुनिएगा। एक होता है बच्चों कास्टिक सोडा, उसे कहते हैं NaOH। उसे क्या कहते हैं बच्चों? NaOH कहते हैं। ठीक है जी। और एक होता है बच्चों वॉशिंग सोडा, उसको कहते हैं Na2CO3 10H2O डेकाहाइड्रेट। इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दें, Na2CO3 10H2O डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। और अगर इसको हीट करें स्ट्रांगली, सारे वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दें और बाकी Na2CO3 बच जाए, उसे कहते हैं सोडा ऐश। उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो पता चल गया, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, सोडा ऐश Na2CO3। अच्छा,
ये सोडा लाइम क्या होता है, कहां पढ़ा है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 8 में जाके चेक कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन अल्केन के प्रिपरेशन में सोडा लाइम, CaO को लाइम कहा जाता है, अगर इसके साथ NaOH मिला दे तो ये क्या बन जाता है बच्चों, सोडा लाइम। ये क्या बन जाता है बच्चों, सोडा लाइम। तो इन चीजों को आपने याद रखना है कि सोडा लाइम किसे कहते हैं, लाइम किसे कहते हैं, लाइम वाटर क्या है, मिल्क ऑफ लाइम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। लो बच्चों नेक्स्ट देखिए जी, व्हाट इज लाइम मॉर्टर। लाइम मॉर्टर किसे कहते हैं, ये एक और बच्चों इसको याद रख लें, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये चैप्टर नंबर 15 में आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री में, वहां एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिकम्पोजिशन जोन में कौन सा रिएक्शन चल रहा होता है, तो ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट टूट के CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी इनकी, व्हाट इज लाइम मॉर्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइम मॉर्टर किसे कहते हैं, ये लाइम मॉर्टर का फंक्शन क्या होता है बच्चों, याद रख लो। ये पहले बताएं ये होता क्या है जी, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें CaO को वाटर में डालें, CaO is taken 2 टाइम, ये फ्रेश सेलेक्ट लाइम 1 वॉल्यूम एंड 3 और 4 वॉल्यूम SiO2 को मिलाएं तो ये कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैल्शियम सिलिकेट क्वेश्चन चल रहा है, लाइम मॉर्टर यही तो कैल्शियम सिलिकेट है जो ब्रिक्स और स्टोन में बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा होता है, ठीक है, मजबूती देता है उनको कैल्शियम सिलिकेट, ये ध्यान में रख लो, ये लाइम मॉर्टर। लो भी बच्चों अब हम आते हैं इनके सल्फेट से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। सल्फेट्स की भी बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होती है और थर्मल स्टेबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स की भी अप टू डाउन कम होती है, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा है BeSO4 और MgSO4, ये सॉल्युबल हैं, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, और आगे चलेंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ये भी MCQ बन सकता है, कौन से सॉल्युबल हैं सल्फेट्स, कौन से इनसॉल्युबल्स हैं, कौन से स्लाइटली सॉल्युबल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके सल्फेट से रिलेटेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, ये मैंने जिप्सम का फार्मूला लिखा है, इट इज कॉल्ड जिप्सम CaSO4 2H2O, और जिप्सम से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक तो उसका फार्मूला क्या है, उसका ये फार्मूला है, इसका यूज क्या है, एग्रीकल्चर यूज भी है इसका बच्चों, इसका एग्रीकल्चर यूज भी है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है, कैल्शियम है, इसमें सल्फर है, और ये दोनों लीव्स और रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सुन लो बच्चों, कैल्शियम सल्फेट, इसको अगर आप हीट करें 100 सेंटीग्रेड पर तो इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है, तो अब इसको मैं कह सकता हूं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कहां यूज होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये यूज होता है बच्चों। बात बुक में आप देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2 हो ना बच्चों तो फिर यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, क्यों, टोटल 4 हो गए वाटर के मॉलिक्यूल्स, 3 एलिमिनेट हो गए और यहाँ 1 है। तो बात बुक में इस तरीके से भी है, तो परेशान नहीं होना। तो यूज कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी आपने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम है, इसका यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों एक और शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलिंकस एंड व्हाई 2% जिप्सम इज एडेड इन द सीमेंट। आपको पता है कि जो सीमेंट है चैप्टर नंबर 15 में आपने पढ़ा है, ये कैसे बनता है, इसमें आर्जिलेशियस और कैल्केरियस मटेरियल होता है, आर्जिलेशियस और कैल्केरियस मटेरियल होता है, इनको मिलाने से फ्यूज करने से सीमेंट बनता है। तो ये लाइमस्टोन है और ये क्ले है, हाई टेम्परेचर पर हीट करें तो ये हार्ड मैस कलिंकर्स में चेंज हो जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है, और इसमें 2% जिप्सम हम ऐड करते हैं, यानी कि सीमेंट में 2% जिप्सम ऐड करते हैं ताकि जिप्सम जो सीमेंट है वो जल्दी हार्ड हो जाता है, उसको जल्दी हार्ड होने से ये क्या करता है, बचाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक और बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ लाइम एंड सैंड। अच्छा यहाँ एक और चीज बच्चों देख लो, एक होता है सीमेंट प्लास्टर और एक होता है हाफ फिनिश्ड प्लास्टर। एक क्या होता है सीमेंट प्लास्टर और एक क्या होता है बच्चों हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर। ये टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द टाइप्स
ऑफ ये जिप्सम की मजीद इसकी बच्चों सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मजीद टाइप्स हमने लिखी है जी, सीमेंट प्लास्टर और हार्ड फिनिश प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर क्या होता है सर, इसमें ग्लू, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें ग्लू और ऑयल डाले तो ये सीमेंट प्लास्टर होगा। और अगर इसी में बच्चों आप एलम या बोरेक्स डाल दे तो उसे कहते हैं हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर। यहाँ एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज्ड टू मेक द ग्लास। कि लाइम और सैंड जो है SiO2 सिलिका, ये ग्लास में इनका बहुत रोल है। क्यों सर, कैल्शियम सिलिकेट बनता है, इन दोनों को मिलाने से CaO और SiO2 को मिलाने से क्या बनता है, कैल्शियम सिलिकेट बनता है। और ये बेसिक मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है बच्चों, ग्लास बनाने में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज डेड बर्न्ट जिप्सम। डेड बर्न्ट जिप्सम किसे कहते हैं, सिंपल, जिप्सम में से दोनों वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दें तो वो क्या बन जाता है बच्चों, डेड बर्न्ट जिप्सम। दोनों वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दें तो वो क्या बन जाता है बच्चों, डेड बर्न्ट जिप्सम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने डिस्कस की हैं जी। थैंक यू वेरी मच क्रिसेंट कॉलेज शार्मा।